बस भी। तो देखो, मान लो ये वायर है, ठीक है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई बैटरी वोल्टेज अप्लाई नहीं की, तो दे आर इन द रैंडम मोशन, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि इनिशियल इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों है? क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है? कैंसल आउट होती है, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो कैंसल आउट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इनिशियल एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। सुनते रहो, जब पूछूंगा तभी बताना, ठीक है। और जैसे ही हमने क्या किया, इसके ऊपर एक बैटरी अप्लाई कर दी, ठीक है, मतलब वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, और इसकी जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। वी अप्लाई किया, ध्यान दो, वी अप्लाई किया एल के ऊपर, जिसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। V by L is called electric field. Potential difference per unit length is called electric field. तो क्या होगा, जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इस साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, इस साइड पे नेगेटिव, और अंदर जो इलेक्ट्रॉन पहले अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, नाउ दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब इनके ऊपर क्या लगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनके ऊपर क्या लगी? फोर्स, ठीक है भी, यहां तक समझ आ रहा है? पहले अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, जैसे ही वी अप्लाई किया एल लेंथ के ऊपर, तो क्या हो गया? इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, मतलब इनके ऊपर क्या लगी? फोर्स, जिसकी वजह से दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो इनके ऊपर क्या लगी? फोर्स। और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और अगर मैं यहां से, ये हो गया फोर्स, फोर्स मतलब फोर्स लगी और जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हुई, तो F अपॉन m लिख दिया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। और फोर्स का जो फॉर्मूला देखो, फोर्स अपॉन चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब जहां पे F लिखा है उसकी जगह पे मैं Q इंटू E लिख सकता हूं, सही है भी। अब ये जो Q है ये चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है माइनस ई अपॉन m, क्लियर। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर वेक्टर और इसके ऊपर भी वेक्टर। तो यहां से हमें समझ आया कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगी? फोर्स। क्या लगी? फोर्स, जिसकी वजह से इनके अंदर एक्सेलरेशन हुई, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया माइनस ई अपॉन एम। और यहां से आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि एक्सेलरेशन इज द नेगेटिव ऑफ ई। एक्सेलरेशन किस तरफ एक्सेलरेट हो रहे हैं बताओ? इधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां तक समझ आ गया ये सारा? तो इनके अंदर क्या हुई? एक्सेलरेशन होगी, ओके भी। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला आप याद रखो, एक तो ये फॉर्मूला नंबर 1, और ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2, तो ये एक्सेलरेशन होगी। अब जब इनके अंदर एक्सेलरेशन होगी और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहे हैं, अब क्या होगा? इनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। पहले इनकी वेलोसिटी, मान लो इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो पहले ये मान लो ऐसे था जब हमने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, और जैसे ही अप्लाई किया, मतलब पहले इसकी डायरेक्शन ये थी, और जैसे ही मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। तो इसका मतलब देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। पहले कितनी थी? u1। तो आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहाँ पे टाउ लिखा जा रहा है, टाउ इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब यहाँ से यहाँ पे टक्कर हो, यहाँ पे कोई एटम पड़ा है, क्योंकि वायर के अंदर क्या होंगे? एटम्स होंगे। क्या होंगे? एटम्स। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब जितना टाइम लगा टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड टाउ। तो ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन है। और एक बात याद रखना है कि E सबके लिए सेम है, चार्ज सारे इलेक्ट्रॉन पे सेम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए सेम अप्लाई किया, M सभी का सेम है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन सभी के लिए सेम ही हो गया। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी सबके लिए क्या होगी? सेम। और यहाँ पे टाइम कितना आ गया? पहले इस इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन उठा लो, इसके लिए टाइम कितना हो गया? टाउ 1। सिमिलरली V2 U2 टाउ 2 इस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से nth की अगर मैं बात करूं तो UN प्लस A टाउ n, क्लियर।
और एडिंग 1 2 3 सबको ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइडेड बाय इक्वल टू, पहले ऐड करते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un। ए कॉमन आ गया सब में से, ए कॉमन आने का मतलब है भी सबके अंदर एक्सेलरेशन क्या हो रही है, सेम हो रही है, ठीक है। तो ये ए कॉमन आ गया, ठीक है। और उसके बाद τ1 प्लस τ2 अप टू τn। तो अगर इस सारी इक्वेशन को अगर मैं कर दूं n से डिवाइड, ठीक है भी। अब डिवाइड क्यों कर रहे हैं, एवरेज निकालने के लिए। एवरेज क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हर एक, अगर मैं ये कहूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो हर एक की अलग अलग है भी, तो यहां पे क्या निकालनी पड़ेगी, एवरेज। तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये तो आ गया 0, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूं और इसकी जगह पे मैं लिख देता हूं 0, ठीक है भी। ये हो गया आपका 0, ओके भी, ये हो गया 0, क्लियर हो गया, ये 0 हो गया। अच्छा, ये तो हो गया 0 प्लस ए था और इसको मैंने लिख दिया टाउ, और इसकी जगह पे मैंने लिख दिया vd। तो ये रिलेशन बन गया क्या, vd इज इक्वल टू ए टाउ। अब ये vd क्या है, एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये वो वेलोसिटी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। किधर मूव कर रहे हैं, इस साइड पे मूव कर रहे हैं, क्लियर आ रहा है समझ। तो यहां पे देखो ए की मैं वैल्यू यहां पे पुट करता हूं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया वो क्या आ गया, माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो ये फॉर्मूला है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो समझ आ गया, v बाय एल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसकी वजह से इसके ऊपर क्या लगी, फोर्स, फोर्स की वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन। का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज आना एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी में चेंज कैसे आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर पहले फोर्स लग नहीं रही थी, अपनी मर्जी से मूव कर रहे थे, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहे हैं, तो इनके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और यहाँ पे नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है ना, नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से, ठीक है। तो अब इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, मतलब मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, अब आपको भी पता है कि ये इसके अंदर एटम्स होंगे कि नहीं, तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराएगा, ठीक है, मान लो इसका इलेक्ट्रॉन निकल के पहले इधर आ गया और इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मान लो इसने भी तो इधर ही जाना है, सभी ने इधर ही जाना है, मगर आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे आने से रोक रहा है, और इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं और इसी को कोलिजन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कोलिजन। मतलब अंदर जो एटम्स पड़े हैं, आयंस पड़े हैं, ठीक है, उनके साथ किसका कोलिजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। मतलब इलेक्ट्रॉन आगे जाने में थोड़ा दिक्कत महसूस कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से, आयन की वजह से, एटम्स की वजह से आगे जाना मुश्किल है इसको। और आ रहा समझ भी, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, फिलहाल समझ आ गया यहां तक। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, ये कैसे ड्राइव हुआ आपको समझ आ गया होगा। तो ये आ गया आपका, इसकी वजह से vd का फॉर्मूला आ गया माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाए तो इसका मैग्नीट्यूड में आप क्या लिखोगे, vd, मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन नहीं लिखते होते, ठीक है। तो ई ये आ गया आपका। अब अगर ये पूछा जाए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, तो आप यहां से क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी अगर यहां पे मैं वैल्यू पुट कर दूं ई की, तो ये भी लिख सकता हूं भी, सही है भी। ये आपके सामने लिखा ही हुआ है, ई की वैल्यू अगर आप इसमें पुट करोगे, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करोगे, तो आपके पास ये फॉर्म हो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। चले आगे चले भी, ठीक है। अब देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं ना, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। तो करंट जो होता है वो क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट। और मान लो 100 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन 20 सेकंड के अंदर, 100 इलेक्ट्रॉन 20 सेकंड के अंदर इधर से उधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब कितना करंट हो गया। तो I इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखो, एन ई अपॉन टी। तो इसमें आप क्या करोगे, n की वैल्यू तो आप यहां पे 100 पुट कर दोगे, E की वैल्यू 1.6 इंटू
और टाइम आपको गिवन है 20 सेकेंड। तो इसमें से आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे जो करंट है उसके जो यूनिट होते हैं वो आपको पता ही है एम्पियर होते हैं, और इसको मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमीटर। इतनी बातें तो क्लियर है, समझ आ गया होगा अभी। और Q इज इक्वल टू एन के बारे में अगर मैं बात करूं तो Q इज इक्वल टू एन ई, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्लियर हो गया यहां तक। अब आगे देखो, अगर मैं ये कहूं कि मान लो आपके पास कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, मान लो I इज द कांस्टेंट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। डीसी करंट है तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको पता ही है डीसी करंट है तो चेंजिंग नहीं होता, तो इसका मतलब ये करंट है, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि मान लो 5 सेकंड 4 सेकंड तक लगा लो आप, 4 सेकंड तक इसमें से 20 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना चार्ज है, तो आपको पता है आई को अगर टी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू आता है, क्योंकि अगर आप टी को इधर ले जाओगे तो इट विल बी इक्वल टू क्यू। तो यहां पे ये क्या हो गया आपका आई, और ये क्या हो गया आपका टी। तो आई इंटू टी, तो एरिया अंडर आई टी ग्राफ गिव्स चार्ज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरिया अंडर आई टी ग्राफ गिव्स चार्ज। उसके बाद देखो करंट से रिलेटेड और चीजें देखो। अगर मैं ये कहूं स्मॉल करंट फ्लो कर रहा है स्मॉल टाइम के अंदर, इट विल बी अगेन आई, ठीक है। और जैसे कि आपको ये कहा जाए कि ये इसकी वैल्यू, कुछ ये क्वेश्चन दे रखा है मान लो, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आई कितना है, तो कर लोगे डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू 0 माइनस बी टू सी टी। ओके भी, तो ये करंट हो गया। क्लियर है, यहां तक समझ आ रहा है सब। दोबारा रिपीट करूं कि क्लियर हो गया। यहां से हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, जैसे ही हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया यहां पे, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हो गया, बोलो भी, इसके ऊपर क्या लगनी शुरू होगी, फोर्स, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हुई, एक्सेलरेशन हुई। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, ये एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन की वजह से आपको पता भी एक्सेलरेट करेगा तो इसके अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद करंट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है आपने एक, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। और ये तो पता ही है सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको ये कहा जाए कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इसके अंदर करंट कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है I इज इक्वल टू ई अपॉन टी हो गया। अब यहां पे अगर ये कहा जाए कि इसका आपको और क्या क्या फॉर्म दे सकते हैं, कि अगर आपको ये कहा जाए ओमेगा दे रखा है आपको, तो पता ही है 2 पाई अपॉन टी होता है एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की दे रखी है तो यहां से t इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, और ये वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू ओमेगा। क्लियर है अभी। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो E इंटू एफ, ये होती है फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया, सिंपल, कोई ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। क्लियर है, कर लोगे। इसी तरीके से अगर आपको ये कहा जाए कि मान लो इधर टाइम दे रखा है और इधर करंट दे रखा है, तो फाइंड द चार्ज, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है इसमें। ये लाइन याद रखो, एरिया अंडर आई टी ग्राफ गिव्स, तो इसका कंप्लीट का आप एरिया फाइंड कर लोगे, इसका ट्रायंगल का रेक्टेंगल का टोटल कर दोगे तो यू विल गेट आई क्यू, चार्ज आ जाएगा। ये हो गया करंट के बारे में, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि मान लो आपके पास एक वायर है, ठीक है, एक वायर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, और इसका जो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर है और इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम हुआ वो कितना हुआ, बताओ। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया इंटू हाइट। एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, हाइट कितनी है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, ठीक है। तो अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है तो मान लो उसके अंदर n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर हो गया मतलब 1 वॉल्यूम है, तार का वॉल्यूम है 1 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया है और लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो उसका वॉल्यूम कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n हो गए। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं नंबर डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसके लिए, नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी, ठीक है। अगर मान लो 1 वॉल्यूम के अंदर n इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं ये कहूं 2 के अंदर कितने होंगे, तो आप कहोगे 2n। 3 के अंदर कितने होंगे, 3n। मतलब जितना भी वॉल्यूम होगा उसको मल्टीप्लाई करते रहोगे n से,
इसका मतलब अगर आपको ये कहा जाए कि मान लो ये वायर बहुत लंबी वायर है, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है वो AL है, यही होता है वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम होता है। और अगर मैं कहूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर ये वायर है आपके पास और इधर से इतनी वायर कर दे मैं, ठीक है, इधर एरिया बढ़ा दिया, तो अब देखो हमें ये पता है कि 1 में कितना है, N है, 1 में N है, तो AL में कितना होगा, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन AL वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में N है, AL वॉल्यूम में NaL हो गया, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आई मेरी बात, ठीक है। अच्छा अब बताओ, अगर ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर मैं चार्ज की बात करूं तो वो E होता है, क्या होता है, E। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर मैं चार्ज की बात करूं तो वो क्या, E है। और अगर मैं ये कहूं इतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो NeAl, तो ये आ गया टोटल इस तार के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसके अंदर टोटल कितना चार्ज है। ठीक, पानी पी ले बेटा, नीचे चल के पानी पिया, तो ये चार्ज हो गया, क्लियर है भी। अब आपको पता है कि इस वायर की लेंथ कितनी है, L, बोलो भी, इस वायर की लेंथ है L, ठीक है। अले दो कोट पर ले, कुछ नहीं होता, पर ले कोई नहीं, झूठी नहीं हैगी, ठीक है। तो ये हो गया टोटल चार्ज। अच्छा अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो कितना टाइम ले रहे हैं, T, बोलो भाई, L क्या है, T क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस, ये क्या है, तो इनकी वेलोसिटी अभी मैंने बताई थी, ये कौन सी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका मतलब अगर मैं टाइम की बात करूं, ठीक है, तो टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहां से निकला टाइम, यहां से आ गया चार्ज, ये चार्ज है, ये टाइम है, और करंट का जो फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी NeAl डिवाइडेड बाय L डिवाइडेड बाय VD, तो ये कैंसिल हो गया। और यहां से जो रिलेशन मिला वो कौन सा रिलेशन आया, I इक्वल टू, तो ये है जितना भी करंट के बारे में बता दिया, करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, करंट का चार्ज के साथ, टाइम के साथ, इनके साथ क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ रहा है भाई। अब आगे देखो, आपके पास बेसिकली जो फॉर्मूला है, एक तो ये याद रखना है, ठीक है, और दूसरा VD का फॉर्मूला याद रखो। तो VD का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, E अपॉन M इंटू टाउ, क्लियर है भी, तो ये VD का फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला जो आपने याद रखना है वो है E इक्वल टू V बाय L। ये तीन बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिसके आगे चैप्टर इसी के बेस पे चलेगा। अब देखो करना क्या है, ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, पहले ये वाली इसमें पुट करो, फिर ये वाली इसमें पुट करो, ओम्स लॉ आ जाएगा। समझ आई मेरी बात, ये वाला फॉर्मूला पहले इसमें पुट करते हैं, फिर ये वाला VD का फॉर्मूला इसमें पुट करते हैं, तो आपको यहां से ओम्स लॉ मिलेगा। ठीक है, करके देखते हैं, बताओ भी, पहले इसमें पुट करता हूं, तो VD का फॉर्मूला क्या बना आपके पास, E, ओके भी, क्लियर यहां तक। अब यही फॉर्मूला इसमें पुट करता हूं, तो I का जो फॉर्मूला बना NeA, पहले तो A आ गया यहां तक। अब VD की वैल्यू ये पुट करता हूं, देखो E V बाय L इंटू टाउ डिवाइडेड बाय M, सही है भी, चैप्टर याद हो जाएगा, इसके बाद न्यूमेरिकल्स पोर्शन रह जाएगा बस। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, I इक्वल टू NE स्क्वायर A टाउ V डिवाइडेड बाय M इंटू L, ओके भी है ना। और अगर आप V को एक साइड पे रखो और ये आ गया आपका ML डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर A टाउ, और यहां पे I और विच इज इक्वल टू V, तो यही ओम्स लॉ होता है और क्या। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि M कांस्टेंट है, इस वायर की लेंथ जितनी भी रख ली, मान लो फिक्स वायर की लेंथ है, चेंज नहीं करे, नंबर डेंसिटी वैसे ही पता है फिक्स होती है, E फिक्स है, एरिया फिक्स रखा, टाउ फिक्स रखा, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जैसे इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा R, V इज इक्वल टू IR।
और ये R होता है। व्हाट इज R? तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? R इक्वल टू वैल्यू कितनी है पहले तो ये बताओ, ML ओके भी। तो यहां तक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा और इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। यहां तक क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब एक बार सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं सारे, ठीक है? कुछ तो याद हो गए होंगे भी, है ना? चलो दोबारा, पहले तो आपको यह पता है कि I किसके इक्वल होता है? Q अपॉन T। मैं स्टार्टिंग से करता हूं, जैसे जैसे डेरिवेशन पोर्शन किया, स्टार्टिंग से मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट नहीं, फर्स्ट पॉइंट मैंने ये बताया इनिशियल एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 0, क्लियर? और उसके बाद जैसे ही क्या किया, वोल्टेज अप्लाई की L लेंथ के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। सही है भी? तो E इज इक्वल टू V बाय L, क्लियर? और इसकी वजह से उसके ऊपर क्या लगी? फोर्स। किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और फोर्स का फॉर्मूला होता है M इंटू ए। उसके बाद इसमें से A देखेंगे कितना आएगा, वो आएगा F अपॉन M, और इसकी जगह पे मैंने लिख दिया माइनस E, क्योंकि F की वैल्यू होती है ये, तो ये डिवाइडेड बाय M। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर मैंने लिख दिया वेक्टर। अब हर एक इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है? तो मैं लिख देता हूं एक्सेलरेशन फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम। वैसे वैसे पॉइंट्स लिख रहा हूं, क्लियर हो गया? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब आगे देखो, अब इलेक्ट्रॉन एक तरफ एक्सेलरेट हो रहे हैं और उनके अंदर एक्सेलरेशन इतनी आ रही है, एक्सेलरेशन इतनी आ रही है। अब इसकी वजह से अगर मैं इनकी वेलोसिटी की बात करूं तो इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ये कैसे निकाला? U1 ये करके पहले उसको डिवाइड करके N से कर दिया, तो उसके बाद आपके पास ये रिलेशन आ गया। बोलो अभी क्लियर है? ओके भी। टू, अब इसकी वजह से क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू करके, तो इसकी वजह से क्या होगा? करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या है? NEAVD। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपके पास एक तो ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है, ठीक है? और एक ये फॉर्मूला है, मतलब 1, 2 और 3। मतलब 1 को पुट करेंगे इसमें, क्लियर है भी? तो इसके बाद जो रिलेशन आएगा आपका I, मतलब इसमें पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो I इज इक्वल टू, सीधा सीधा देखो, NEAVD की वैल्यू ये, और इसमें ये पुट कर दो V बाय L, तो सीधा सीधा लिख दूं EV अपॉन M इंटू टाउ। याद हो गया डेरिवेशन पोर्शन भी? तो अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, और यहां पे आ गया I, और इसको बोलते हैं R। तो ये है रेजिस्टेंस, और इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। इट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो क्लियर हो गया अभी ओम्स लॉ क्या होता है? कोई डाउट है तो यहां तक बता दो। क्लियर है? चलें आगे भी। ओम्स लॉ क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखो इसके अकॉर्डिंग वो कहना क्या चाह रहे हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब ये लिख सकता हूं मैं कि अगर यहां पे आपको दे रखा है I और यहां पे दे रखा है V, स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और ये हो गया आपका थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं V अपॉन I इक्वल टू थीटा, टेन थीटा। क्या है? क्योंकि स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स, तो ये R के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जितनी स्लोप ज्यादा होगी उतना R ज्यादा होगा, जितनी स्लोप ज्यादा है उतना R ज्यादा है। क्लियर है अभी? अच्छा, इसके यूनिट क्या होते हैं? ओम। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ R की वैल्यू में लिखने लगा हूं, तो R इज इक्वल टू M। ठीक है, एक बात तो याद रखा करो, ऊपर L और नीचे A तो आएगा, ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कई बार। तो इसमें और क्या आ रहा है? NE स्क्वायर, नीचे टाउ आएगा। तो जो रेजिस्टेंस है ना, वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? लेंथ के ऊपर। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है भी?
मतलब इसमें से बेसिकली आपको ये समझ आ रहा है कि जो आर है ना, एक तो वो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है अभी, ठीक है, और एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एक और याद रखो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, वो अभी बताऊंगा टेम्परेचर के बारे में, और एक एन के ऊपर मतलब नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। एन याद रख लो नंबर डेंसिटी, तो नेचर के ऊपर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है वो उसकी नेचर है ना, तो एन मतलब नंबर डेंसिटी और नेचर याद रख लोगे, ठीक है। अब यहां पे देखो ये 1 2 3 4, तो लेंथ और एरिया के बारे में तो आपको पता लग ही गया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो उनके रास्ते में क्या आएंगे, तो आर का जो रीजन है वो क्या है, रीजन ऑफ आर क्या है, कोलिजन, कोलिजन बिटवीन, बोलो, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस, इनके बीच में, मतलब इलेक्ट्रॉन का कोलिजन इनके साथ होता है, क्लियर है भी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस होता है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ गया सारा, तो अभी तक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा यहां तक, ठीक है। दोबारा देख लो, V/L फोर्स लगी, एक्सेलरेशन हुई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुई, जिसकी वजह से करंट आया, करंट मतलब ओम्स लॉ, क्लियर है सब। और मैंने आपको बताया कि करंट का जो फॉर्मूला होता है वो Q/T होता है, विच इज इक्वल टू NE/T होता है। और अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा, और अगर सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी पुट कर दे। क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद देखो अगर मैं बात करूं I इक्वल टू NEAVD, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, NEAVD, यहां तक समझ आ रहा है यहां तक। अब अगर ए को नीचे ले जाओ तो I/A इक्वल टू NEVD, सही है भी, तो ये करंट अपॉन एरिया, मतलब करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, क्या बोलते हैं इसको, J, तो J इक्वल टू NEVD, क्लियर। तो ये किसके इक्वल होता है, I/A के इक्वल, और इसके यूनिट आपको पता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ओके भी। अच्छा, और यहां से आपको पता है कि VD की वैल्यू पुट कर दूं, यहां पे VD की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, तो क्या आएगा बोलो, J इक्वल टू NE/M इंटू टाउ, क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा, तो ये फॉर्मूला बना NE²E/M इंटू टाउ। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं लिखूं कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A है, तो इसमें रो क्या हो गया, ये रो होता है, ठीक है, रो की वैल्यू क्या होगी, M/NE² टाउ, तो ये होता है आपका रो, मतलब रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, अगर लेंथ कितनी है 1 मीटर, अगर किसी वायर की लेंथ है, अगर उसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो जितना वायर का रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी भी होगी। तो क्लियर हो गया, ये रेजिस्टिविटी है। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, मतलब क्या है इसका, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब कंडक्टेंस कम है। जो गुड कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है, जो गुड कंडक्टर है उनका रेजिस्टेंस कम है। और रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, सिग्मा। क्लियर हो गया, क्या हो गया ये, सिग्मा। अब देखो ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है, इसमें ये टर्म आ रही है, ठीक है, ये वाली टर्म आ रही है। अब इसमें और इसमें देखो E की वैल्यू मैं पुट करने लगा हूं, E की वैल्यू क्या होती है, V/L होती है ना, इसको रहने दो आप, सिंपल लिखो, ये आप लिख सकते हो NE² टाउ अपॉन M, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भी। अब इसको ध्यान से देखो, इसका उल्टा है, अरे बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये इसका उल्टा, तो सीधा सीधा मैं इसको सिग्मा लिख सकता हूं, और ये J के इक्वल आ गया। तो ये याद रखो, इट इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, भूलना जाना भी है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये रिलेशन बिटवीन ये किसका, E और J का रिलेशन है। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, यहां से इधर से J और इधर से I/A उठा रहा हूं मैं, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं J डॉट A वेक्टर
इक्वल टू, अगर यहां पे स्मॉल एरिया लेके चलूं तो ds, ठीक है, इज इक्वल टू I। मान लो अगर मैं, ये वायर है आपके पास, ऐसी वायर है मान लो, ठीक है, तो यहां से जितना पानी अंदर एंटर करता है पाइप से उतना ही पानी बाहर आता है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी याद होगी आपको, इसमें भी सेम कॉन्टिन्यूटी चलती है, जितना यहां से करंट अंदर एंटर करेगा उतना ही करंट यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, J1A1 इक्वल टू J2A2, और इट इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ द करंट, क्योंकि बीच में कोई रुकने की जगह नहीं है। यहां से अगर मान लो 10 बच्चे अंदर एंटर कर रहे हैं ना, इधर से 10 बच्चे बाहर निकलेंगे, अब आपको रास्ता तो कम है, तभी तेज हो जाएंगे, समझ रहे हो। यहां 10 बच्चे अंदर एंटर कर, बड़े आराम से एंटर करेंगे, और यहां पे 10 बच्चे जो है तेज निकलेंगे। एक आ रहा, समझ के नहीं आ रहा। तो करंट डेंसिटी मतलब जितना करंट अंदर एंटर करेगा उतना करंट क्या होगा, बाहर होगा। तो यहां तक समझ आ गया होगा आपको सारा रिलेशन, क्लियर है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट, तो यहां तक क्लियर है, बिल्कुल चले आगे भी। तो जो रेजिस्टेंस है, मैंने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो लेंथ और एरिया। टेम्परेचर की बात करते हैं, आप थोड़ा टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर में थोड़ा ध्यान दो। मान लो कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस है इनिशियल R0। ये कौन सा रेजिस्टेंस है, इनिशियल, कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है। मैंने इसके टेम्परेचर में कर दिया चेंज, मान लो ये वायर है, इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। डिपेंड करता है कि ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर है, वो आगे 3 केस बनते हैं। फिलहाल कोई ना कोई चेंज तो पक्का आएगा। तो इसका जो नया रेजिस्टेंस है वो आर न्यू लिख देता हूं मैं, क्या लिख देता हूं, तो आर न्यू है वो डिपेंड करता है पहले कितना रेजिस्टेंस था। आर न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, मतलब पहले कितना रेजिस्टेंस था उसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है, अब कितना आएगा वो पहले के ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी पॉइंट याद रखो, न्यू रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो आर न्यू को लिखने की बजाय आप आर डैश लिख लो, या अकेला आर लिख लो, आर लिख लेते हैं। आर वो रेजिस्टेंस है जो अब है। कंबाइनिंग 1 and 2, तो यू विल गेट आर डेल्टा टी। और जब इसको ओपन करते हैं तो क्या आएगा, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। तो ये रिलेशन आपने याद रखना, न्यू रेजिस्टेंस। अब जो अल्फा है, ठीक है, यहां पे एक मिनट रुको, थोड़ा गड़बड़ है, यहां पे डेल्टा आर लिखा जाएगा। चेंज इन रेजिस्टेंस, कितना चेंज आएगा वो डिपेंड करता है पहले कितना है। तो कितना, जितना टेम्परेचर में चेंज करोगे उतना रेजिस्टेंस में चेंज। तो यहां पे भी डेल्टा आर, यहां पे भी डेल्टा। तो ये डेल्टा आर क्या है बोलो भी, चेंज इन रेजिस्टेंस, ना कि न्यू रेजिस्टेंस है, ये चेंज इन रेजिस्टेंस है। कितना चेंज आएगा ये डिपेंड करता है पहले कितना है, ठीक है। अब देखो डेल्टा आर दरअसल है क्या, मैं बताता हूं। डेल्टा आर है पहले कितना रेजिस्टेंस है, आर नॉट, अब कितना है, ये पहले है ये अब है, तो चेंज इतना आया ना, समझ रहे मेरी बात। अब देखो अगर अल्फा की वैल्यू इसमें से निकालू तो ये डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी आ जाएगा। ओके, अभी अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। और ये डेल्टा आर अगर मैं यहां पे पुट करूं तो आपके पास रिलेशन आएगा आर माइनस आर नॉट। क्लियर है अभी, ओके, बिल्कुल, चले आगे भी। अच्छा, अब देखो ये भी हो सकता है कि जो नया रेजिस्टेंस है वो पहले से ज्यादा हो, और ये भी हो सकता है कि पहले से कम हो जाए। ये दो कंडीशन याद रखनी। चेंज तो आएगा ही आएगा, बराबर नहीं हो सकता। भी टेम्परेचर चेंज करते रहो, कोई चेंज ना, एक आधा केस होता है वो बता दूंगा। आर इज ग्रेटर देन आर नॉट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले रेजिस्टेंस कम था, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गया। और ये केस होता है कंडक्टर के केस में। ये किसका केस है, कंडक्टर, ये कंडक्टर का केस हो गया। और ये जो केस है ना, ये होता है सेमी कंडक्टर का। और मैंने आपको बताया कि कंडक्टर के केस में क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये जो ग्राफ है ना, इट इज फॉर कंडक्टर। ये कंडक्टर में ही पॉसिबल हो सकता है, अगर ये, इसी वजह से इसको ओमिक डिवाइस बोलते हैं। कौन सा डिवाइस, ओमिक डिवाइस क्या होते हैं, जो कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, और नॉन ओमिक जो कि ओम्स लॉ को ओबे, जैसे कि ये ग्राफ आप आगे पढ़ोगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में, ठीक है। इसमें देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा, तो ये नॉन ओमिक डिवाइस है। जैसे सेमीकंडक्टर हो गए, डायोड्स इसी में आ जाते हैं, डायोड्स, थर्मिस्टर्स,
ठीक है, इस मतलब ये ग्राफ अगर आ गया तो इसका मतलब ये ओम्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इट इज नॉट फॉर द कंडक्टर, तो कंडक्टर के लिए नहीं है। तो याद रखो कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसका रीजन क्या है, ऐसा क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनके अंदर टक्कर भी ज्यादा होगी, टक्कर ज्यादा होगी तो मतलब जैसे पहले आराम से टकरा रहे थे, 1 सेकंड में 10 टकरा रहे थे, अब 1 सेकंड में 20 टकराएंगे, ठीक है, तो इनका टाइम भी कम होगा। तो कंडक्टर के केस में टाउ जो है वो कम हो जाता है और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, मतलब अल्फा की वैल्यू लिख सकता हूं पॉजिटिव आएगी। और यार खुद सोचो कि अगर ये ज्यादा है ये कम है तो अल्फा की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। तो एक बात समझ आ गई कि कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो सेमीकंडक्टर में मान लो आपके पास सिलिकॉन है और सिलिकॉन के अराउंड 4 बॉन्ड है, 0 केल्विन पे, ये 0 केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो इसका मतलब 0 केल्विन पे ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम आर वेरी हाई, सही लिखा भी, वेरी हाई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी तो है ही नहीं इसके पास, अभी तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसके पास। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा बता सकते हो? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बॉन्ड टूट जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए मतलब इलेक्ट्रॉन मिल गया आपको फ्री, तो आर इसका कम हो जाएगा, तो करंट बढ़ेगा। तो देखो टेम्परेचर बढ़ने से आर कम हो गया, न्यू रेजिस्टेंस कम हो गया, ये कम हो गया, पहले ज्यादा था, पहले ज्यादा था अब कम हो गया, तो मतलब अल्फा की वैल्यू इसके लिए क्या आएगी? और इसको बोलते क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले कहां बैठे थे, वैलेंस शेल में, वीबी में, जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये सीबी में पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड। ओके क्लियर, बिल्कुल ठीक है। अब बताओ इसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और अल्फा के यूनिट्स बता सकते हो कोई? ओम, ओम कैंसल, टेम्परेचर के, या फिर केल्विन इनवर्स या सेल्सियस इनवर्स। अगर मैं इसी ग्राफ को देखो, इसका रिलेशन अपने पास बन गया, डेल्टा आर इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। तो ये समझ आ रहा होगा, इसका मतलब पहले कितना रेजिस्टेंस था, आर नॉट, कितना बदलाव आ गया, तो न्यू रेजिस्टेंस ये आ गया आपके पास, ये न्यू रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो सेम रिलेशन अगर मैं यहां पे इसको इस फॉर्म में लिख दूं कि आर जो डैश न्यू है, ये न्यू है, इसको न्यू को मैं डैश लिख देता हूं, तो ये आर नॉट प्लस डेल्टा आर, और आर नॉट प्लस डेल्टा आर की मैं वैल्यू यहां पे लिखने लगा हूं, ठीक है। अरे आ रहा है समझ के नहीं आ रहा, बोलो भाई। अब देखो अगर मैं लिख दूं इसको y, इसको लिख दूं x, तो इसको लिख दूं m और इसको लिख दूं c, तो ये इक्वेशन बन गया आपके, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और इसको स्ट्रेट लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर यहां पे लिखूं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो ये भी सेम आएगा, रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सेम जैसे कि रेजिस्टेंस डिपेंड। अरे रेजिस्टेंस में क्या है, इस फॉर्मूले में देखो, रेजिस्टेंस में क्या है, यही तो चीजें हैं, रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू है, अगर ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, तो ये भी तो चेंज होगा। अब अगर आपको ये ग्राफ दे रखे हैं, मान लो ये ग्राफ दे रखा है, इधर टेम्परेचर है केल्विन में और इधर रो दे रखा है, और ये ग्राफ पूछा जाए ये किसका ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर है और अगर यहाँ पे रो है, तो ये ग्राफ आपसे पूछा जाए किसका है, और अगर यहाँ पे टेम्परेचर है और यहाँ पे रो है और आपसे ये पूछा जाए ये किसका ग्राफ है, ठीक है, और अगर यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, अब ये 4 ग्राफ आपको दे रखे हैं। तो पहले तो ये देखो, ये जो इंटरसेप्ट आपको बता रहा है, सही है भी, इसका मतलब चाहे टेम्परेचर कोई 0 है या कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 0 पे भी कोई ना कोई रेजिस्टिविटी होती है। ये कंडक्टर का ग्राफ होता है, किसका ग्राफ है ये कंडक्टर। और टेम्परेचर बढ़ने से मैंने आपको बताया है, टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये टाउ कम होगा, टाउ कम होगा, रो बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो करंट क्या होगा, कम होगा।
तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ये कंडक्टर का ग्राफ हो गया। और ये होता है अलॉयस का, इसमें लीनियर वेरिएशन आती है। कौन सी वेरिएशन है? लीनियर। अब इसकी बात करें, टेम्परेचर बढ़ने से कम हो रहा है, तो ये सेमीकंडक्टर का ग्राफ है। और ये होता है मैग्नीन का, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब थोड़ा बहुत चेंज आता है। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि पहले रेजिस्टेंस था 2 ओम, अब नया जो रेजिस्टेंस आया वो 2.000002 आ गया, तो देयर इज नो चेंज, ऑलमोस्ट नो चेंज। तो इसका मतलब टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है। तभी जो मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस बनते हैं ना, वो मैग्नीन के बनते हैं। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस आर मेड अप ऑफ मैग्नीन बिकॉज अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। अल्फा कैसे वेरी वेरी स्मॉल? आपको पता है अल्फा की वैल्यू ये होती है, अगर ये 2.000002 है और ये R02 है तो बहुत कम आएगा भी। तो ये कुछ ग्राफ है, याद रखना है आपको। क्लियर हो गया? यहां तक समझ आ गया भी? अच्छा, तो ये था आपका रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में। अब एक और रिलेशन इसी में से निकालता हूं मैं, ठीक है? इंसुलेटर का सेम होता है जैसे कि सेमीकंडक्टर का होता है, उसमें भी सेम होगा। चले आगे भी। कुछ याद हो गया? ठीक है, तो मैं इनको शॉर्ट में लिख दूं कि ठीक चल रहा है बस? ठीक है, चलो अब देखो फिर। एक होता है VD अपॉन E, इसको समझो। पहले तो ये देखो, ये फॉर्मूला इसमें से अगर मैं निकालूं तो कैसे निकलेगा? इसमें से निकलेगा VD अपॉन E। तो बाकी क्या बचा? -E अपॉन इंटू टाउ, यही बनता है भी। और ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड मोबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? कौन ज्यादा मूव करेगा? जो हल्का होगा वो तेज चलेगा, जो हल्का है वो तेज चलेगा। इसका मतलब अगर यहां पे आपको लिखा जाए चार्ज, क्यों लिख दूं यहां पे? कुछ भी हो सकता है। जिसका m ज्यादा है ना, उसकी मोबिलिटी कम होगी, मूवमेंट कम होगी। मान लो अगर आपको कहा जाए कि एक प्रोटॉन दे रखा है, ड्यूटेरियम और अल्फा पार्टिकल, तो प्रोटॉन का जो अगर मास इसका m मान ले, तो इसका मास कितना होता है? 2m 4m, यही होता है। अगर सबके ऊपर सेम E है, E सबका सेम है, तो बताओ m किसका ज्यादा है? अल्फा का। और जिसका m ज्यादा है उसको मोबिलिटी कम है, तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो क्लियर हो गया? यहां तक समझ आ गया बिल्कुल? कोई डाउट है तो क्लियर कर लो भी। चले आगे, चले भी। और आपके लिए और लिख देता हूं, ठीक है? याद हो जाएंगे। बोलो भी। क्या लिखूं आगे? VD लिख दूं सीधा? -E अपॉन m टाउ। और E का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन L, ठीक है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T, मतलब N इंटू E अपॉन T। इसका फॉर्मूला एक और होता है NeAVD, ओके भी? और वैसे भी आपको अगर इसमें से निकालना तो n का तो पता ही है ना आपको। n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n जो है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा याद रख लेना। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे n नंबर डेंसिटी है। n इज द नंबर डेंसिटी, याद रख लेना ये, ठीक है? तो ये याद रख लेना, ठीक है? मैं इसको रब कर रहा हूँ, नंबर डेंसिटी। तो मैं इसको लिख ही ऐसे देता हूँ, n कैपिटल लिख देता हूँ, ये नंबर डेंसिटी हो गया। क्लियर है? चले, या फिर इसको कैपिटल N लिख दो, यार किसी को भी लिख दो, ये हो गया। अच्छा, इसी में से मैंने रिलेशन बनाया है I अपॉन A का, जो कि J के इक्वल होता है। और इसमें से जो रिलेशन बना है VD अपॉन E का, और ये होता है मोबिलिटी। और इसके जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे? मीटर पर सेकंड। और इसके यूनिट क्या होते हैं अभी? न्यूटन पर कूलम। तो ये होते हैं मोबिलिटी के यूनिट्स, करके देख लेना ये, ठीक है? अच्छा, अब आपके पास एक ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है, और एक ये रिलेशन है। इन तीनों की हेल्प से हमने निकाला ओम्स लॉ। तो ये सीधा सीधा लिखने लगा हूं मैं, m E स्क्वायर L, नहीं सॉरी, m L डिवाइडेड बाय n E स्क्वायर A, टाउ नीचे, और यहां पे I आ गया। अब तो याद हो गया, वो तीसरी बार चल रहा है वही काम। तो इसको बोलते हैं R। तो ये होता है आपका R, मतलब ml डिवाइडेड बाय, क्लियर हो गया? और ये जो है ओम्स लॉ है। और अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो ये I और इधर V है, और यहां पे
तो टेन थीटा जो आ गया वो कितना आता है, v अपॉन आई, जो कि r के इक्वल होगा। हो गया क्लियर यहां तक? अच्छा, उसके बाद देखो जो ये रो है, रो क्या है बोलो भी यहां पे, अरे एल और ए को छोड़ के बताओ, m अपॉन, तो ये रो का फॉर्मूला। और रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन बनाया हमने वो क्या बनाया अभी, आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, और अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव किसके लिए, मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा आर बढ़ेगा, और अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है किसके लिए, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा आर कम होगा। और पता नहीं कैसे याद कराऊं, यही तरीका है मेरे पास, अब तो हो ही गया फॉर्मूले तो। अच्छा अब देखो, उसके बाद इसके ग्राफ मैंने बनवाए थे, इसके रिलेटेड ग्राफ बनवाए थे। तो ये ग्राफ किसका था दोबारा बताओ, टेम्परेचर के साथ। तो ये ग्राफ हो गया इसका, किसका भी, ये कंडक्टर का ग्राफ है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये ग्राफ है तो किसका है भी बोलो, मैग्नीन का ग्राफ है। क्लियर हो गया यहां तक? और बाकी 2-3 ग्राफ और बनाए थे। ये यहां तक हमारा टॉपिक समझ आ गया होगा आपको, क्लियर है बिल्कुल। अब इसमें 2-3 चीजें और देख लो। मैंने आपको बताया एक रिलेशन, तो ये रिलेशन याद रखना, ये भी याद रखना, ठीक है। एक तो जे जो है, जे डी एस इज इक्वल टू आई, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया 1 अपॉन इज इक्वल टू सिग्मा, और यहां से हमने रिलेशन एक बनाया था भी, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है यहां तक? पिछले जो काम किया सारा एक बार दोबारा फिर लिख दिया। चलते हैं अब आगे, ठीक है। आगे चले। अब आगे देखो, मान लो आपके पास एक वायर है, ठीक है। इस वायर का एरिया ए है, लेंथ एल है। अब इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि जब भी कभी इस वायर को आप कट करोगे या स्ट्रेच करोगे, ठीक है, या फिर इसको कंप्रेस करोगे, तो एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना कि इसके अंदर रो में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आता। क्लियर है? वायर की रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज। और एक इंपॉर्टेंट है, जब भी इसको मान लो आपने स्ट्रेच किया, क्या किया, इसको स्ट्रेच, मान लो इसको स्ट्रेच किया, तो एक बात याद रखना, वॉल्यूम सेम रहेगा इसका। वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। मान लो आपके पास ये वायर है, इसकी लेंथ है एल, एरिया ए है। अब इसको आपने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, सही है भी। अब इसकी लेंथ तो बदलेगी, इतना तो देख के पता लग रहा है, एरिया भी बदलेगा। मगर एक इंपॉर्टेंट बात की वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। क्लियर है? बोलो भाई। अच्छा अब देखो, अगर किसी भी रेजिस्टेंस का ये रिलेशन तो आपको पता ही है, बहुत बार पढ़ चुके हो ये रिलेशन। और अगर इसी को आप क्या करो, एल से मल्टीप्लाई कर दो और एल से कर दो डिवाइड, सही है भी। तो ये क्या बनेगा, रो एल स्क्वायर अपॉन वी लिख दूं। एरिया इनटू लेंथ जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम। एरिया इनटू लेंथ जो है वो क्या है, वॉल्यूम है। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट है रिलेशन, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज वो भी याद रखो। हमें पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी होता है। हालांकि मैं रो लिख सकता था, पर रो हमने यूज किया ऑलरेडी, समझ रहे हो। तो यहां पे v की वैल्यू मैं पुट करने लगा हूं, तो रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, m, और ये आ जाएगा d। और ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है, याद रखना। कोई भी वायर है तो उसकी डेंसिटी भी फिक्स होती है, अगर मटेरियल फिक्स है तो। एक ही मटेरियल की बात हो रही है, मान लो दोनों वायर कॉपर की हैं तो इनका ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। मान लो आपके पास ये कहा जाए कि ये वायर दे रखी है आपको, 3 वायर दे रखी है, तीनों ही कॉपर की हैं, और इसका मास तो अलग अलग होगा, पक्का ही पता है, ये तो देख के पता लग रहा है। तो मान लो इनके मास की जो रेशियो है ना 1:3 है, ग्राम केजी कुछ भी जो भी है, ठीक है। और इनके जो लेंथ है ना, वो इसकी रेशियो दे रखी है, मान लो 3:4:5, ठीक है भी, जैसा भी कुछ भी दे रखा है। तो अगर मैं कहूँ सीधा सीधा रेजिस्टेंस की रेशियो निकालो, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, एल स्क्वायर अपॉन एम हो गया, क्योंकि इन तीनों का रो और डी दोनों सेम रहेंगे। क्लियर है? उसके बाद देखो, अगर जो रेजिस्टेंस है उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो आपको पता ही है, इसमें ज्यादा मैं कोई डेरिवेशन पोर्शन आपने कर ही रखा है ये तो। और पैरेलल में क्या करते हैं, 1/r1। बस इतना जरूर बताऊंगा कि अगर मान लो आपको ये कहा जाए कि ये I है और ये V है,
इसमें से हमने दो रेजिस्टेंस को पहले सीरीज में कनेक्ट किया, फिर उनको पैरेलल में कनेक्ट किया, और आपको ये तो देख के पता लग ही रहा है कि सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है हमेशा, सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो अगर आर ज्यादा है तो जिसकी स्लोप ज्यादा है उसका आर ज्यादा है, जिसकी स्लोप ज्यादा है मतलब उसका आर भी ज्यादा है। तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी स्लोप ज्यादा है, तो ये कनेक्शन किसका हो गया, सीरीज का, और ये कनेक्शन किसका हो गया, पैरेलल का। बस ये ध्यान रखना, कई बार गलत ये हो जाता है, कई बार इधर V दे देते हैं और इधर I दे देते हैं, फिर आपको ये वाला एंगल देखना होता है, इसकी ये इधर वाली स्लोप देखो आप। ओके, अभी क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो ये सीरीज और पैरेलल का सारा केस हो गया। ठीक है, और उसके बाद इस चैप्टर में क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और बाकी तो न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो मैं सिर्फ थ्योरेटिकल पे अभी बता रहा हूं फॉर्मूले आपको। तो इसमें देखो, मान लो आपके पास यहां पे एक बैटरी है जिसका EMF E है, कितना है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना वो R है। सुन लो ध्यान से, इधर देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और यहां पे कैपिटल R इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। यहां तक समझ आ रहा है मेरी बात? अब देखो, इस करंट सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है E डिवाइडेड बाय R प्लस R। ओम्स लॉ लगाए, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r। अब अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास आएगा I इक्वल टू IR प्लस IR, और इसको क्या बोलते हैं V, तो ये आ गया E इज इक्वल टू V प्लस IR। V होता है टर्मिनल पोटेंशियल विच इज लेस देन EMF। ये फॉर्मूला है, मतलब कहने का मतलब है अगर इसके पास एनर्जी 100 है ना, तो 100 की 100 इसको नहीं देगा, कुछ अपने अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस में भी यूज हो जाती है। अगर मान लो इसको 80 आ रही है, इसके अक्रॉस एनर्जी 80 आ रही है, एनर्जी मतलब पोटेंशियल को बोला जा रहा है यहाँ पे, ये कितना हो गया, 100 20 तो 80, 100 20 80, इसका मतलब इसके अक्रॉस पूरी की पूरी नहीं आती, कुछ ना कुछ अंदर भी लॉस हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसको खत्म कर देता है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये कब लगता है, जब डिस्चार्जिंग हो। क्या हो, तो डिस्चार्जिंग का मतलब आप समझते ही हो कि यूज हो रही है, और अगर चार्जिंग होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये प्लस आएगा, प्लस माइनस होता है, प्लस किसके लिए होता है भी, चार्जिंग के लिए, और माइनस किसके लिए होता है, डिस्चार्ज। क्लियर है? हाँ बोलो, क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, तो ये था। इसके बाद ग्रुपिंग ऑफ सेल है, वो आप KCL KVL में देख लोगे। तो KCL क्या होता है भी, किरचॉफ्स करंट लॉ। KCL का मतलब, अब इसके अकॉर्डिंग मान लो कोई वायर है, इसमें से I करंट फ्लो कर रहा है I1, और इसमें I2 करंट बाहर जा रहा है, इधर से I3 करंट बाहर जा रहा है, I4 अंदर आ रहा है, I5 भी अंदर आ रहा है। ओके भी आ रहा है समझ, यहां तक समझ आ रहा है? अब देखो, वो कह रहे हैं कि यहां पे टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट मीटिंग एट द जंक्शन, टोटल करंट मीटिंग एट द जंक्शन इक्वल टू 0, क्योंकि मीटिंग जंक्शन का मतलब है जितना अंदर करंट एंटर करेगा ना उतना ही बाहर जाएगा, और इट इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इसमें कंजर्व रहेगा, जितना अंदर एंटर करेगा उतना बाहर, मतलब I1 अंदर आ रहा है, ठीक है, I4 अंदर आ रहा है, I5 अंदर आ रहा है, विच इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो इट इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल। क्या बोलते हैं इसको? और उसके बाद होता है KVL। तो KVL में क्या है, ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। तो यहां पे R1 रेजिस्टेंस है मान लो, और ये हो गया आपका E, ठीक है, और यहां पे E1 लिख देता हूं इसको मैं, और यहां पे E2 हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका R2, और यहां पे एक कैपिटल R3 लिखा हुआ है, यहां पे R3 लिखा हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि KVL क्या है, पहले तो ये देखो KVL, तो टोटल वोल्टेज अक्रॉस द लूप इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुन लो। इसका मतलब ये होता है, 0 का मतलब क्या है, देखो मान लो ये बैटरी लगी है और यहां पे एक रेजिस्टेंस है। आप खुद सोचो कि अगर ये 100 एनर्जी है इसके पास, और ये 100 की 100 मान लो यहां पे यूज हो रही है, मान लो यहीं पे यूज होगी, तो इसका मतलब ये एनर्जी प्लस में है भाई। आंखें खोलो बेटा, मैंने पता है बेटा, नींद मैंने यहीं आने दी। -100, माइनस क्यों लिखा है यहां पे? अरे सिंपल सी बात है भाई, वहां पे एनर्जी और यहां पे
लग रही है, तो ओवरऑल टोटल क्या है 0। अगर मैं टोटल की बात करूं वहां पे 100 क्या हो रहा है, बन रहा है, इधर खत्म हो रहा है, तो टोटल 100 0, तो ये तो है और क्या है। क्लियर हो गया। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपको लूप रूल आना चाहिए। ठीक है, ये लूप रूल होता है और इसमें आप क्या करोगे, एक लूप ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक है, और यहां पे आप एरो ड्रॉ कर लेना ऐसे, वो आपकी मर्जी है कैसे भी ड्रॉ करना है, ऐसे करने ऐसे करने, पर एक याद रख लेना दोनों में से, कहीं वहां दोनों ही बोल जाओ। ठीक है, अब देखो अगर ये बैटरी को ऐसे क्रॉस कर रहे हैं हम, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये प्लस और ये माइनस, तो टेकन एज पॉजिटिव। तो लूप नंबर 1 की बात करो, ये एरो ऐसे जा रहा है तो प्लस E1, प्लस E1। अच्छा, और यहां से करंट मान लो I1 करंट बाहर आ रहा है, यहां से I2 करंट बाहर आ रहा है, और यहां पे I करंट, देखो दोनों का कॉम्बिनेशन होके इधर जा रहा है, सही है भी, ऐसे जाएगा करंट, देख लो। अब बताओ ये प्लस E1, इसमें से करंट कैसे आ रहा है इधर, तो ये क्या आ गया माइनस I1 R1। ओके अभी, और इधर बताओ इसमें से करंट ऐसे जाएगा I2 प्लस I2 R2। ओके अभी, और इसको माइनस प्लस, तो ये माइनस E2 इज इक्वल टू 0। अब ये समझ आ गया ना 0 का मतलब क्या होता है, कुछ कहीं पे बन रही है, कहीं पे यूज हो रही है, इसका मतलब आप ऐसे करो, ऐसे करो, अगर आप इसको और इसको एक साइड पे रखो और इसको इधर ले जाओ, तो ये दूसरे में भी लूप ऐसे बन सकती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना होता है और इसमें से करंट की वैल्यू किसी भी जंक्शन में फाइंड करनी है, किसी भी सर्किट में फाइंड करनी है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर हो गया। तो ये था आपका, इट इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नहीं है एनर्जी है, एनर्जी जितनी बन रही है यहां पे आ रही है उतनी लॉस हो रही है, ये तो है। इट इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब उसके बाद देखो एक होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या बोलते हैं इसको, और यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा है मान लो, और यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट बाहर जा रहा है, तो यहां से आई करंट आ गया, ये हो गया P Q R एंड S। तो यहां से आया I1 करंट और इसमें से करंट गया I माइनस I1। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी? अच्छा, इधर से I1 करंट आ रहा है तो इसमें से IG जाएगा भी, और इसमें से जाएगा I1 माइनस IG। ओके भी, इधर से IG, इधर से I माइनस I1, और इधर से I माइनस I, और इधर इनका टोटल करके देखोगे तो I मिलेगा। तो अब इसमें क्या करना है आपको, फिर वही लूप रूल लगाना है। ठीक है, तो केशव लगाएगा इसमें लूप रूल, लगा दे केशव। ये ताली मारा, आगे बोलना। हाँ इरशाद, और बोल आगे, माइनस क्या I1 IR आएगा, यहाँ पे IR है, I1 into R। ये गलत लिखा है मतलब, I1 into R है, ऊपर 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 P है, ये R है कि P है, तो बोल चाहता क्या है, क्या आएगी इक्वेशन, ये समझ आ गया। इसके अक्रॉस वोल्टेज बता कितनी होगी, आर क्या है यहाँ पे, उसकी पी है, तो पी बोलना फिर, तो आर तो ये, फिर इसको पी बोलेगा। हाँ, तो ये इसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस I1 इंटू पी। ये प्लस क्यों बोला, वो उधर जा रहा है कहते, मगर मगर हो जा रहे हैं कहते, अरे दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा अब बताओ, ये नीचे जा रहा है भी, इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G, तो ये आ गया प्लस। ओके भी, अब बताओ ये आ गया माइनस, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 1। अब यही सेम इसमें अप्लाई कर दो, प्लस के माइनस। बेटा नहीं समझ रहा तो पूछ लो, दो ही काम है, पूछ लो या बता दो, दो ही काम होंगे थे।
बेटा प्लस में आएगा, देखो इधर जा रहे, ये भी इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। और ये करंट नहीं लिखना होता, वोल्टेज लिखनी होती है। ये I इंटू आर है, रेजिस्टेंस है ये, और ये प्लस में आएगा। केशव समझ आ रहा है? अब दोबारा रिपीट कर, अब ये बता, इसमें सर आएगा I प्लस या माइनस? सेम डायरेक्शन में है सर, देख सेम डायरेक्शन में होता है ये, डिफरेंट डायरेक्शन में तो माइनस आएगा सर। तो बताना क्या, तो पसंद कौन सा तेरे को? तो माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस। आगे समझ आ गया अभी? हाँ जी, आप बताओ बुढ़िया। इक्वल टू जीरो, बेटा और क्या लिखना चाह रहे हो? आगे समझ भी बोलो। कोई डाउट है तो बताओ यार। ओके क्लियर। अब पी क्यू आर एस की वैल्यू इस हिसाब से सेट करनी है कि गैल्वेनोमीटर से जीरो डिफ्लेक्शन है। पी क्यू आर की वैल्यू इस हिसाब से सेट करो कि गैल्वेनोमीटर शोज, तो इसका मतलब ये जीरो हो गया, ये खत्म हो गया सारा, ये टर्म खत्म होगी। ठीक है, इसमें से ये बचा, इधर से ये खत्म होगी, इधर से ये खत्म हो गया, और इधर से ये सारा खत्म हो गया। बोलो क्लियर। अब आपके पास इक्वेशन बची एक ये और एक ये, और इनको दोनों को करोगे डिवाइड इधर उधर लेके, तो P अपॉन Q इक्वल टू, और ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। ओके है भाई, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, इसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं? अच्छा, तो मान लो ये है, ये हो गया आपका P, स्लाइड वायर ब्रिज, सॉरी, यहां पे Q हो गया, ये ब्रास की स्ट्रिप्स बनी होती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसका रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होता, तो ये वायर है, AB वायर होगी, और इसका सर्किट होता है आगे बैटरी के टर्मिनल से यहाँ पे जोड़ रखा होता है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जॉकी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, और ये जॉकी मूव करती है, मूवेबल जॉकी है। और इसको अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ है 100 मान लो, क्या मान लो? 100 मान लो। यहाँ पे आके लेंथ होगी L। इधर देखो बेटा, इधर अगर यहाँ पे आके गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, P Q R और ये रहा S, सेम। तो इसका मतलब P Q R है, सेम ही चीज है ना मतलब। तो इसका मतलब अगर इस वायर का 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस अगर R है ना, तो L का कितना होगा? LR, और 100 माइनस L R, तो यही सेम इसमें पुट करने लगा हूं मैं। तो क्या आएगा बताओ? P डिवाइडेड बाय Q एल आर, 100 माइनस एल आर, ये कैंसिल हो गया। तो इसमें से अगर आपको P फाइंड करना है, और आपको L कहां से देखोगे? स्केल से, ऊपर स्केल लगा होता है यहाँ पे, और 100 माइनस एल और Q की वैल्यू आपको गिवन होगी, देन यू कैन फाइंड P। तो ये हो गया आपका स्लाइड वायर ब्रिज। और लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर टॉपिक को ध्यान से समझ लो। देखो, इसको ध्यान से समझो भी। मान लो ये A पॉइंट है, और यहां पे कोई EMF लगा है, बैटरी लगी हुई है, और यहां पे इसका एक रेजिस्टेंस भी दे रखा है, R कोई रेजिस्टेंस है। क्लियर है यहां तक? और ये एक वायर दे रखी है। मैं सिंपल सर्किट से स्टार्ट कर रहा हूं ये। ओके अभी तो पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, देखो इस वायर का रेजिस्टेंस है R, और ये 100 सेंटीमीटर की वायर है। कितने सेंटीमीटर की है? 100 मैं इसको L लिख देता हूं। ठीक है भी, अब देखो इस सर्किट के अंदर इस तार में से आपको करंट फाइंड करना है, कितना फ्लो करेगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। सही लिखा भी? मान लो ये है 10 वोल्ट की, ठीक है, और ये है मान लो 2 ओम का। ठीक है, 2 का नहीं लगाओ, यहाँ पे कुछ और लगा लो, 20 का लगा लो। ठीक है, और मान लो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 1 ओम है। सही है भी? अब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। बताओ इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा? 4 एम्पियर। सही है भी? बोलो, इतना तो अनपढ़ थोड़ी हो, डिवाइड करके कैलकुलेट कर लो। तो 4 एम्पियर, इसका मतलब इसमें से 4 एम्पियर करंट।
और अगर मैं यहां पे लगा दूं वोल्ट मीटर, मान लो यहां पे वोल्ट मीटर लगा दूं, तो ये रीडिंग कितनी देगा? बताओ ये रीडिंग कितनी देगा? यहां पे वोल्ट मीटर लगा दो तो कितनी रीडिंग देगा? ट्वेंटी। मेरे को ये बताओ वोल्ट मीटर पता क्या मेजर करता है? पहले तो बताओ जहां पे जोड़ा हुआ, इसको यहां से जोड़ा है, यहां तक जोड़ा है, आपने देखना इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 4। इसका खुद का सिर्फ इसका रेजिस्टेंस देखो, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आती है? आई इंटू आर होगा। नहीं समझ आया? अरे यार 20 कैसे होगा? इसकी सारी एनर्जी यहां पे यूज हो रही है कि यहां पे भी लगेगी? अगर मान लो यहां पे वोल्ट मीटर लगाऊं फिर कितना आएगा? 16। नहीं समझ आया? अरे इसके अक्रॉस अगर 4 यहां पे करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है 4 इंटू 1, वोल्टेज इंटू करंट, तो ये हो गया 4 वोल्ट यहाँ पे यूज हो रही है एनर्जी इसकी। और अगर इसमें से भी तो कितना करंट फ्लो करेगा? 4 ही करेगा। 4 इंटू 4 16, तो टोटल मार्क ये हो गया 20। अगर सारे 20 यहाँ लगा दोगे इसका मतलब गलत हो गया ना ये। चलो तो ये हो गया V इज इक्वल टू आई आर। अब ये आंसर कितना है बताना? 4 क्या? अब ये आंसर 4 कैसे निकाला मैं आपको बताता हूं। आपने ऐसे निकाला, ये क्या आ गया आपका I और ये, ठीक है ऐसे ही निकाला है, चाहे पुट करके देख लो सारी वैल्यूज, सही है? अच्छा मुझे ये बताओ इसकी लेंथ है L। अगर मैं ये कहूं कि L लेंथ तक पहुंचते पहुंचते 4 वोल्ट दिखाएगा या V वोल्ट दिखाएगा, तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर यहां तक रखता हूं इसको, तो कितना दिखाएगा? ये उसका K होता है, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? तो मैं यहां पे लिखने लगा हूं, सही लिखा देखो। अरे बोलो भाई। तो इसका K की वैल्यू निकाल ही देता हूं मैं, 4/100 मतलब 0.04। अभी भी किसी को दिक्कत है बताओ? ये 0.04 है क्या? ये वो है कि जैसे ही आपने वोल्ट मीटर, मान लो मैं वोल्ट मीटर हूं, ये वायर है मेरी, एक वायर है, ये 2 वायर है, मैं यहां पे बोलता हूं, मैं बोलूंगा 0.04, यहां पे बोलूंगा 4, यहां पे 0.04। नहीं समझ आ रहा? पैरेलल में कनेक्टेड हूं। अब देखो तो ये आ गया 0.04, ये K होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है ये? अब ये बताओ, अगर चलो ये समझ आ गया सिस्टम कैसे है, इसका K कैसे निकलता है, सही है भी। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक वोल्टेज लगा, EMF लगा दिया अननोन, और यहां पे गल्वेनोमीटर, और यहां पे इसको कर दिया कनेक्ट। मान लो ये 20 सेंटीमीटर पे आके गल्वेनोमीटर ने 0 रीडिंग दे दी। इधर है बेटा, इधर क्या लेके जाना तुम साथ? हाँ इधर देख, 20 सेंटीमीटर पे गल्वेनोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन दे दी। इसके लगाने के बाद इसका मतलब पता क्या है कि जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो 2 गिलास है, दोनों में पानी सेम है, तो ना तो इधर से इधर आएगा ना ही इधर से इधर जाएगा। इसका मतलब अगर इसमें से गल्वेनोमीटर 0 करंट पास कर रहा है, तो इसका मतलब जितना इधर पानी है उतना इधर पानी है, दोनों का पानी का लेवल मतलब वोल्टेज सेम है। तो इसका मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज तो आप निकाल ही सकते हो। वोल्ट मीटर मैं हूं, 1 सेंटीमीटर पे 0.04 बोलूंगा, अगर 20 पे आऊंगा तो कितना बोलूंगा? तो क्या क्या बोलूंगा? यही बोलूंगा। 1 सेंटीमीटर पे मैं बोलता हूं कितना? 0. और 20 सेंटीमीटर पे क्या बोलूंगा? तो ये कितना आ गया? मतलब K इंटू 0.04, मतलब K की वैल्यू कितनी है? 20। अरे क्या बोल दिया ये? 0.04 इंटू, तो कितना आएगा बोलो? 0.8। सही है भी? तो इसका मतलब ये बैटरी 0.08 वोल्ट की है। चल जो भी है ठीक ही है। आ रहा समझ भी? नहीं समझ आ रहा? बताओ, डाउट है तो बताओ किसी को। इसका मतलब इसकी वोल्टेज देख लिया आपने, तो इसकी भी वही होगी, पानी का लेवल सेम है क्योंकि इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर आप अननोन का वोल्टेज निकाल सकते हो, अननोन की वोल्टेज निकाल सकते हो। क्लियर है? मेरी बात समझ आ रही है? यहां तक क्लियर है? बिल्कुल ओके। अब आप कंपेयर भी कर सकते हो। मान लो आप एक और लगा दो, यहां पे एक और भी लगा दिया, ये भी E2 हो गया। ये मान लो 40 पे आके बोल रहे हैं गल्वेनोमीटर 0 रीडिंग। इसका मतलब क्या हो गया? 40 पे एक पे होता है 0.04, बताया मैंने अभी। 40 पे कितना होगा? 40 की बोली अंदे हो 1.6। सही है अभी? सिंपल है। तो इसका मतलब
इसका 1.6 हो गया, इसका 0.8। अगर मैं कहूँ दोनों को डिवाइड करो तो रेशियो भी आ गई दोनों की। इसका मतलब ये किस काम आता है? कंपेयर करने के भी काम आता है, ईएमएफ को कंपेयर। और अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं आपसे कि अगर मान लो इसको आपने कर दिया ऐसे कनेक्ट, मान लो ऐसे कनेक्टेड किया हुआ है और एक को आपने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, तो ये देखो इन दोनों का टोटल होगा तो ज्यादा ही आएगा, ये सुई यहां पे आएगी कहीं, और अगर इनको उल्टा कर दे तो एक दूसरे को कैंसिल करे, ये इसके पीछे आएगी कहीं। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? E1 प्लस E2 इक्वल टू के इंटू जितनी भी लेंथ आएगी, और इसकी इक्वेशन आएगी, फिर इनको कंपेयर करोगे तो आपका E1 और E2 का रिलेशन आएगा। तो ये होता है पोटेंशियोमीटर। एक का निकाल सकते हो, एक का निकाल लिया मान लो, तो एक का कैसे निकालते हो बोलो? यहां पे कनेक्ट करोगे तो निकाल सकते हो। अगर यहां पे दो कनेक्टेड हुए तो E1 प्लस E2 करके निकलेगा, E1 प्लस E2 इक्वल टू के इंटू L1 पे आ गया। और एक अगले में आपने क्या किया? इनको उल्टा करके लगा दिया, तो उल्टा करके लगा दिया तो एक दूसरे को माइनस कर रहे हैं, तो ये लेंथ तो कम ही होगी, इसकी वोल्टेज कम होगी, तो ये कम वोल्टेज पे ही जीरो रीडिंग दे देगा गैल्वेनोमीटर। तो ये E1 माइनस E2 इक्वल टू के इंटू L2, ये कैंसिल, और ये आपका चैप्टर है सारा। तो मिक्स ग्रुपिंग में क्या है? अब देखो भी, मान लो आपके पास ये आ जाता है, ध्यान से देखो भी, ये R है और ये E है, क्लियर है भी, और ये A है और ये B है। मान लो आपने यहां पे ये लगा रखा है, ठीक है भी, और इसका गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग दे रहा है वो यहां पे आके जीरो रीडिंग दे रहा है, सही है भी। तो इसकी इक्वेशन बताओ सीधा सीधा, E1 इक्वल टू के इंटू L1, सही है भी। अब मैंने क्या किया, यहां से एक रेजिस्टेंस लगा रखे और यहां पे ऑन ऑफ का बटन लगा हुआ है। पहले ये ऑफ था तो ये था, मैंने इसको कर दिया ऑन, तो इसका मतलब इसकी कुछ एनर्जी इधर यूज हो गई। अब ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो V रह जाएगी, क्योंकि इसकी कुछ एनर्जी इधर खत्म हो रही है अभी, टर्मिनल पोटेंशियल क्या बोलते हैं। अब ये गैल्वेनोमीटर यहां पे आएगा कहीं पे, वो तो पक्का ही पता है, क्योंकि अगर अकेला E था तो उसकी वैल्यू ज्यादा थी, यूज हुआ ही नहीं यूज। अब इसकी कुछ एनर्जी इधर यूज हो रही है, तो अब ये कम पे आ गया, तो यहां पे क्या लिखूंगा, V इक्वल टू के इंटू L2 पे आ गया। अब अगर मैं इन दोनों को कर दूं डिवाइड, E1 अपॉन V इक्वल टू L1 अपॉन L2, तो आपको अभी रिलेशन करवाया मैंने, E अपॉन आई आर V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? सही है भैया, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। ये तो यही आ गया ना रिलेशन, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, सही लिखा है, ऐसे कर दिया वो, ये लिख सकता हूं भी। अब इसको मैं V बाय R भी लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, आई है ना वो, तो V बाय R, ठीक है, लिख सकते हैं। तो R इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय V, ठीक लिखा था, वो ठीक चल रहा था, वो R के इक्वल था। तो ये क्या आ गया, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। अब ये रिलेशन आ गया। आप इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो, L1 L2 की रेशो E1 बाय E2 की रेशो के बराबर है, तो इसमें जो रिलेशन बनेगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गया अभी? ऑफ कर दो, ओके अभी।